तो यूनियन की प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। जैसे ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम होता है तो कम्यूटेटिव है। क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम होता है तो नॉन कम्यूटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वर्ड्स मैं इसलिए बताता हूं कई जगह पे ना ये वर्ड्स के फॉर्म में पूछ देता है एमसीक्यू, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, जैसे हम ये नहीं करते ए इंटू बी रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई, या बी इंटू सी रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई, तो एसोसिएशन लॉ फॉलो होता है। थर्ड है ए यूनियन फाई, ये तुम लोग बताओ क्या होगा फाई। और कोई आंसर? ए होना चाहिए, और कुछ? ए होना चाहिए। फाई का मतलब नल सेट, खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ए मतलब कुछ भी है उसके अंदर, हमको नहीं पता। यूनियन मतलब दोनों को मिला दे रहे हैं, तो क्या आएगा? ए आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बताओ ए यूनियन ए क्या होगा? ए यूनियन ए, ए यूनियन ए होगा ए, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यू, यू मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यूनियन ए, ये बताओ क्या होगा? गुड, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सारी चीजें उसके अंदर ए को मिला रहे हैं तो यूनिवर्सल ही आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट है दैट ये पूरा ना किसका लॉ अभी हमने डिस्कस किया है? यूनियन। नेक्स्ट लिखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन की। ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, अगेन कम्यूटेटिव लॉ, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। जो यूनियन में था वही इंटरसेक्शन में भी लग रहा है। ये दो क्लियर होगा। ठीक है, ये बताना मुझे ये क्या होगा? हाँ वैष्णवी, गुड। तो ये क्या होगा? नल सेट। फाइव मतलब कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है। ए कुछ भी है, दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए, बताओ जल्दी क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, हाँ करेक्ट। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए पे आपको क्या मिलेगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा? ए। क्लियर? अब जो लॉ बता रहा हूं वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कई सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन में यूज होता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, लिखा सबने? अब मैं कुछ एक चीज बता रहा हूं जो सुनना, बट वो एज इट इज फॉलो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिलेटेड है। जैसे यूनियन जनरली ना एडिशन के जैसा है ना, और इंटरसेक्शन जनरली क्या है? मल्टीप्लिकेशन के जैसा है। तो अगर मान लो a इंटू बी प्लस सी होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसा है ना मैं आपको मन में इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं। मान लो अगर ऐसा लिखा हो a इंटू बी प्लस सी, तो क्या करोगे? a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ये ऐसा हो जाएगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वही इसमें अप्लाई करके बताओ क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया सबको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? नेक्स्ट लिखो कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा इसका प्रॉपर्टी खत्म हो गया इंटरसेक्शन का।
ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लिखना लिखना क्या तुम ही लोग बताओगे। ये बताओ डबल कॉम्प्लीमेंट लेने पे किसी भी सेट का क्या मिलेगा, सेम सेट मिल जाएगा। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया ए। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सोच समझ के बताना, अगर किसी सेट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को यूनियन कर दे, उनका यूनियन निकाल ले, तो क्या होगा। क्या इसको वेन डायग्राम बना के तुम लोग सोच के बता सकते हो, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। हम्म जैसे मान लो ये हमारे लिए ए है, ए अंदर वाला हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बाहर वाला, तो बाहर वाला ये हो गया। अब जब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया ये चीज, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर ये लॉजिक समझ में आया तो ये बताओ इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ए अंदर वाला, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला, इंटरसेक्शन दोनों का फाइ नल सेट। तो लिख लो यहां पर फाइ नल सेट। यहां तक हो गया सबका। पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का, मान लो मुझे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को क्या करते हैं, हटा देते। तो अगर मुझे फाइ का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, फाइ को हटा देंगे, फाइ के एलिमेंट को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, पूरा यूनिवर्सल। तो फाइ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइ, करेक्ट। यहां तक हो गया सबका। अब दो इंपॉर्टेंट लॉज बता रहा हूं, वैसे तो सबके नाम है लेकिन इनके नाम अच्छे से याद रखना। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। ठीक है, ये लॉ कुछ इस प्रकार है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों को मिला के डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ मैं पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम सोच रहा था बताने का, जो इन पे बेस्ड बनेंगे। एक बार बुक दिखाना तो, वैष्णवी तुम्हारी बुक दिखाना तो, लाओ क्या, नहीं लाओ। ये कौन सी बुक है, आर डी शर्मा है। चलो मैं कुछ दो तीन क्वेश्चंस बताता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करना, आउट ऑफ 280, ये थोड़ा टफ हो जाएगा, एक मिनट ये स्टार्टिंग में एकदम टफ हो जाएगा। थोड़े अभी इजी वाले क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। वेन डायग्राम सबको क्लियर है ना, एक बार ये बता दो, वेन डायग्राम क्लियर नहीं है, क्लियर।
तो वेन डायग्राम में एक बार थोड़ा सा शॉर्ट और बताता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन देता हूँ। मुझे क्वेश्चन मिल चुका है वैसे तो, अच्छा ठीक है, जो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो पहले वेन डायग्राम का कंसेप्ट एक बार और थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल से, ठीक है। अब अगर मान लो उसके अंदर एक सेट ये वाला आ रहा है, दूसरा सेट ये वाला आ रहा है, तो इस वाले सेट को हम ए से डिनोट करेंगे, इस वाले सेट को किससे डिनोट कर रहे हैं? बी से। ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? इस रीजन को क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ, वो तो समझ में आ गया, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? इस पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। ये होता है ए यूनियन बी। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ये वाला रीजन क्या होता है? सिर्फ इतना रीजन, इतना रीजन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ए माइनस बी। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर पूछा जाए कि ये वाला रीजन क्या होगा? सिर्फ इतना रीजन, ये वाला रीजन हो जाएगा बी माइनस ए। क्या यहां तक सबको क्लियर है जो अभी तक मैंने समझाया? अब इसमें ना कुछ कुछ चीजें यहां पर थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे ना, तो एक प्रॉपर्टीज यहां पर कुछ बनेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नोट करो, फिर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। हाँ, ये वेन डायग्राम बनाना तो चाहिए लेकिन मिक्स हो जाएगा। छोटा वाला बनाओ, ऐसा बनाओ, बस पूरा यूनिवर्सल ना करके बस इतना बनाओ, और इसको ऐसा लिख दो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये पूरा वाला क्या हो जाएगा? ये हो गया ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, और जो पूरा है वो है ए यूनियन बी। ये फिलहाल इस फॉर्मूले के लिए इतना वेन डायग्राम चलेगा, ए यूनियन बी। क्या यहां तक हो गया सबका? क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो ये कौन सा सेट है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? जितने एलिमेंट किसके अंदर होंगे? ए के। जितने एलिमेंट किसके अंदर होंगे? बी के। लेकिन जब हम इन दोनों के काउंटिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो है ये 2 बार काउंट हो जा रहा है, इसलिए हमको उसमें से क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें ये लिखो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। लिखो, इफ ए एंड बी आर disjoint sets, disjoint sets। अब disjoint sets क्या होता है पता है क्या? नहीं पता? पता है? चलो, नहीं पता तो लिखो, अगर मान लो कोई दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है तो उसको disjoint sets बोलते हैं। अगर कोई दो सेट का इंटरसेक्शन नल सेट होता है तो क्या बोलते हैं? disjoint sets। तो disjoint sets में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इंटरसेक्शन में? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? अगर डिसजॉइंट है तो नल सेट है, नल सेट है तो कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। और 0 का मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला बदल जाएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्या ये समझ में आया सबको? पक्का? वेन डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। दो अलग अलग सर्कल बनेंगे जो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। ओके। अब अगर मान लो कभी आपको ऐसा बोले, नंबर ऑफ ए बट नॉट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बट नॉट बी, लिखो ये चीज, एन ऑफ ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। समझ में आ गया ये चीज? इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये लिखो जल्दी से। यहां तक लिख लिया क्या? ए माइनस बी वेन डायग्राम में थोड़ा देख के बताओ कैसे, कौन सा है ए माइनस बी? ए माइनस बी ये वाला बनेगा ना, ठीक है। अगर आपको काउंटिंग करनी है तो ये काउंटिंग कैसे करोगे पता है? आप पूरे ए को लोगे और उसमें से क्या माइनस कर दोगे?
ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नोट कर लो जल्दी से, ये हो गया। और बी बट नॉट ए करना है तो क्या फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, बी माइनस से, और ये सारी चीजें बदल जाएंगी। हो गया, हटा दो मैं इसको। इसके बाद 3 वाला भी फॉर्मूला जो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नोट करना, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक 25 स्पीक both Hindi and English, both Hindi and English, and all people speak at least one of the two languages, and all people speak at least one of the two languages, full stop. How many people speak only English? How many people speak only English and not Hindi? And not Hindi, question mark. आगे लिखना, how many people speak English? Question mark. Next लिखना, how many people speak only Hindi? How many people speak only Hindi? नोट किया सबने? चलो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम लोग एक बार सॉल्व करना। तो वैष्णवी क्या लिखा है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में? टोटल 50% है, ओके। 35 स्पीक हिंदी, तो यहां पर हम लिखेंगे एन ऑफ एच। एन ऑफ एच का मतलब एच हिंदी बोलने वाले का सेट है, एन मतलब उसका काउंट बता रहा है, तो हिंदी बोलने वाले का काउंट कितना है, 35। नेक्स्ट, 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो एक चीज नोट करके लिख लेना कॉपी में, कभी भी एंड ये वर्ड आता है तो इस वर्ड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कभी भी और ये वर्ड आता है, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह के वर्ड आते हैं तो सिंबल कौन सा यूज करना है, और के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे, यूनियन। कभी भी नॉट ये वर्ड आता है वर्ड प्रॉब्लम में तो उसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी इसने जो बोला, क्या बोला, 25 स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहां पर क्या लिखा है आपको, इंटरसेक्शन, तो यहां पर लिखोगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच दैट इज इक्वल्स टू 25। क्या यहां तक क्लियर हो गया? और क्या लिखा है आगे, वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। इसका, इस लाइन का एक मतलब है, इसमें कुछ चीज उसने इनडायरेक्टली दे दी है। मतलब जो भी है, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, उनमें से हर कोई एक ना एक, ये जो पूरे 50 है उसमें से हर पर्सन एक ना एक लैंग्वेज जरूर बोलता है। तो मतलब ये 50 क्या है, ये 50 क्या है, ये उन लोगों का सेट है जो या तो इंग्लिश बोलते हैं या फिर हिंदी बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं। तो नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी, ई यूनियन एच, समझ में आया, दैट इज इक्वल्स टू 50। अगर ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट माना जाता क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है 50 में कुछ नहीं बोलते होंगे कोई भी लैंग्वेज, तो मे बी ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, स्पीक ओनली इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या निकालना है, एन ऑफ ई बट नॉट एच, ये निकालना है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये निकालने के लिए अभी मैंने लिखाया था, कैसे निकलेगा, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी काउंटिंग करो, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करके निकालो। बन रहा है ना? हम्म,
तो कितना आ रहा है ये फर्स्ट वाले का आंसर? अच्छा, ये तो है नहीं ना हमारे पास, तो ये निकालना पड़ेगा पहले। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, कौन सा लिखा था? देखो ये वाला याद है, A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम इसको यूज करेंगे। तो ये नहीं पता तो हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, N ऑफ E यूनियन H इज इक्वल्स टू N ऑफ E प्लस N ऑफ H माइनस N ऑफ E इंटरसेक्शन H। ये चार में से तीन चीजें हमें दी गई है। E यूनियन H की जगह पे क्या आ जाएगा? 50। N ऑफ E की जगह पे क्या आ जाएगा? N ऑफ E की जगह पे N ऑफ E ही रहेगा। N ऑफ H की जगह पे क्या आएगा? 35 माइनस E इंटरसेक्शन H की जगह पे क्या आ जाएगा? 25। क्या ये क्लियर हो गया? तो N ऑफ E की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 और ये 40 आया क्या? तो ये N ऑफ E किन लोगों का काउंट है? जो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले का काउंट निकालना है, मतलब यहां पर क्या डालेंगे हम? 40 और माइनस इंटरसेक्शन एच कर देंगे। तो इंटरसेक्शन एच कितना है? 25। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15। क्या ये क्लियर है? अब एक और पार्ट में क्या पूछा है? ओनली हिंदी, मतलब ओनली हिंदी, एच बट नॉट ई। समझ में आया ये चीज? एच बट नॉट ई कैसे निकलेगा? एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। तो एन ऑफ एच का काउंट कितना है? 35 माइनस ई इंटरसेक्शन एच का काउंट कितना है? 25। सो फाइनल आंसर विल बी 10। क्या ये क्लियर हो गया सबको? आ गया ना? अब एक बात बताऊं मैं, तुम लोग अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो बिना इस फॉर्मूले के सीधा वेन डायग्राम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इधर समझना। जैसे ना सबसे पहले, हाँ कुछ बोल रहे क्या? हाँ, तो इंग्लिश बोलने वाले ये 40 है ना। एक्चुअली ये जो पहले हमने निकाला ना, वो सेकेंड पार्ट निकला, फर्स्ट पार्ट उसके बाद निकला। ओनली ओनली इंग्लिश वाला बाद में निकला 15। अब देखो इधर पे ध्यान दो, अगर मान लो तुम लोगों को बिना इसके वेन डायग्राम से सिर्फ बनाना है, तो इसको ई ले लिया और इसको क्या ले लिया? एच ले लिया। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन था? हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 35। ध्यान से देखने, एकदम तुरंत आंसर मिलेगा। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 35। और दूसरा 25 क्या नंबर है? हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो 25 जो काउंट है वो कहां पर आएगा? कौन सी जगह में आएगा? यहां पर आएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 25। समझ में आ गया ये? अगर ये 25 है और पूरा हिंदी कितना है? 35 है, तो सिर्फ हिंदी कितना है? 10। कैसे निकला 10? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब ये 10 है, ये 25 है, और टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? 50। तो ये कितना आ जाएगा? 15। समझ में आया ना कैसे निकला? तो सीधे आप वेन डायग्राम से भी ये आंसर्स को निकाल सकते हो। क्या ये हटा दूं मैं? हो गया तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। There are 40 students in a chemistry class. There are 40 students in a chemistry class. 60 students in physics. Find the number of students which are either in physics. Find the number of students which are either in physics or in chemistry in the following cases.
in the following cases. First, the two classes meet at the same hour. The two classes meet at the same hour. Second, the two classes meet at different hours. The two classes meet at different hours. And 20 students enrolled in both subject. And 20 student enrolled in both subject. नोट कर लिया? तो पढ़ाओ क्वेश्चन को, थोड़ा समझो और बताओ क्या लिखा है। तो केमिस्ट्री वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया? 40। फिजिक्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 60। एन ऑफ पी इज इक्वल टू 60। और क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है दो केसेस में। फर्स्ट केस क्या है? जब दोनों क्लासेस सेम टाइम पे होगी, है ना? तो जब दोनों क्लासेस सेम टाइम पे होंगी तो क्या कोई बच्चा दोनों क्लास में एक ही समय पे प्रेजेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब इस कंडीशन में एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो क्या हो जाएगा? नल सेट। समझ में आया? क्योंकि पी और सी वाले काउंट जो है वो क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये चीज? और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं। मतलब क्या निकालना है? एन ऑफ पी यूनियन सी, ये निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ पी यूनियन सी का क्या हो जाएगा? एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी। और ये माइनस के बाद ये वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो गए? डिसजॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? 40 प्लस 60। तो काउंट कितना आ जाएगा यहां पर? 100। फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में जब दोनों क्लासेस सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली रन होती है, इन दैट केस। जब दोनों क्लासेस डिफरेंट टाइम पे रन हो रही है और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों पे एनरोल्ड है, तो क्या चीज बदल जाएगी? अब आपको क्या गिवन है? एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू गिवन रहेगी। कितनी गिवन रहेगी? 20। क्या ये क्लियर हो गया? और अब यहां पर आपको क्या निकालना है? एन ऑफ पी यूनियन सी निकालना है। तो निकाल लो। तो आंसर आएगा 80। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, in a class of 35 students, 24 like to play cricket, 24 like to play cricket, and 16 like to play football, and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. Also, each student likes to play at least one of the two games. Full stop. How many students like to play both cricket and football? How many students like to play both cricket and football? Also draw the Venn diagram. Venn diagram भी draw करना है ना?
आ गया क्या? थर्टी फाइव स्टूडेंट है, क्रिकेट 24 लाइक करते हैं, 16 लोग फुटबॉल लाइक करते हैं। 35 स्टूडेंट्स, बाकी लोग भी अपने आंसर्स रेडी रखो ना। टोटल 35 स्टूडेंट्स, 24 लाइक क्रिकेट, 24 लाइक क्रिकेट एंड 16 लाइक फुटबॉल। Each student like at least one of the two games. How many like both cricket and football? तो ये देखो सही लिखा कि नहीं, एन ऑफ सी यूनियन एफ, ये वाला काउंट 35 लिखा। एन ऑफ सी ये वाला काउंट कितना आएगा 24। एन ऑफ एफ ये वाला काउंट कितना आएगा 16। और आपको निकालना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला अभी जो हमने डिस्कस किया था, एन ऑफ सी यूनियन एफ is equals to n of c plus n of f minus n of c intersection f. That's it. यहां पर तीन चीजें आपको पता है, यहां आएगा 35, यहां पर आ जाएगा 24 प्लस यहां पर आ जाएगा 16 माइनस ये वाला काउंट आपको निकालना है। बन जाएगा ना ये क्वेश्चन? कितना आ जाएगा 5। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आएगी 5। वैष्णवी आया क्या? क्या ये फॉर्मूला लिखा? ये काउंटिंग सही लिखा कि नहीं देख लो जल्दी से। हो गया? वेन डायग्राम में शो किया? वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे वो भी दिखाओ। उसमें यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा, है ना? हाँ, नहीं मुझे काउंट चाहिए, उसमें काउंट लिखो बीच में। क्या यहां तक हो गया वैष्णवी? जल्दी बताओ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं समझे तो समझो। इस तरीके से पहले ये बना दोगे सी का, और मान लो ये बना दोगे एफ का, ठीक है। अब सी इंटरसेक्शन एफ जो आया आपका कितना आ गया 5, तो यहां पर क्या लिखोगे 5। यहां कितना काउंट आएगा वो भी मेंशन करो, ये चाह रहा हूं मैं। यहां पर कितना आ जाएगा 19, यहां पर कितना काउंट आएगा 11। समझ में आया ये चीज? हो गया क्लियर? ये आपको मेंशन करना, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा हूं ओरली, ठीक है। ये बताओ कि पाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या होगा, और फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, और यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा, और यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या होगा। यू मतलब यूनिवर्सल है ना, ये वाला यू। फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा यूनिवर्सल, क्योंकि फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनियन ए मतलब क्या आ जाएगा यूनिवर्सल। सेकंड का क्या आ जाएगा ए, क्योंकि फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए मतलब क्या आ जाएगा ए। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसका मतलब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है फाइव। पाई और ए का इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा पाई, कॉमन दोनों में फाई रहेगा। लास्ट वाले का फाई यूनियन ए मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। क्लियर हो गया ये सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बना के दिखाना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में एक्सप्रेस करो इसे। ए बी और यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ गया है यहां पर। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल फॉर्म में लेंगे, और मुझे शो करो और दिखाओ कहां पर आएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम।
हाँ, गलत। इधर इधर देखो, ये ए है ये बी है वैष्णवी, ए है और ये बी है। ए यूनियन बी कौन सा होगा? इन दोनों के अंदर वाला। होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों के बाहर, तो किसको हाईलाइट करोगे? ये वाला रीजन। समझ में आया ना? ये वाला रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। क्लियर पक्का सबको? चलो नेक्स्ट ये बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, शुगर वेन डायग्राम में। हम्म, हाँ बताओ वैष्णवी। हाँ, ए के बाहर बी के बाहर और उसका इंटरसेक्शन मतलब उसका कॉमन। ए के बाहर वाला और बी के बाहर वाला दोनों का कॉमन। इससे पता चल जाएगा कितने कितना सोच सकते हो तुम लोग, क्वेश्चन को समझ सकते हो। किसी का आया आंसर? और आ गया? नहीं, एक गलती है उसमें। देखो, इधर इधर पे ध्यान दो, मान लो ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, ए के बाहर मतलब इस पूरे को क्या करोगे? शेड कर दोगे ए के बाहर वाले पूरे को। समझ में आया कि नहीं? ये क्या ये क्लियर है सबको? ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर, तो ये आपका बी है, तो बी के बाहर वाले को शेड करना है, तो बी के बाहर वाला मतलब ये पूरा आ जाएगा, ऐसा कुछ। और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ है? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों का कॉमन हो। तो ए के बाहर और बी के बाहर दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? ये पूरा, मतलब इसको हटा के जो बच गया वो पूरा, मतलब इनफैक्ट यही जो पिछले वाले का था। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये तुम लोगों को कैसे समझना चाहिए? क्योंकि मैंने डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, याद आया? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये बताओ मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बताओ क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम। उसको छोड़ के पूरा बाहर। ठीक है, करेक्ट है। हाँ वैष्णवी जल्दी। हाँ करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो इसको डी मॉर्गन्स लॉ से आप क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया ना? और अगर मान लिया जाए यहां पर मैं ये यूनिवर्सल ले रहा हूं, ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हो गया? ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट मतलब हम किसको शेड करेंगे? उसके बाहर वाले को, मतलब सब लेंगे, सिर्फ ये वाले को, इंटरसेक्शन वाले को इसमें नहीं लेंगे, इसको छोड़ के।
बाकी पूरा बाहर वाला जो है वो आएगा। क्या ये क्लियर हो गया वेन डायग्राम? ओके, नेक्स्ट अब मैं थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं, चलो देखते हैं तुम लोग बना पाते हो या नहीं। मैं 3 वाले में देना चाह रहा था, दे दूं क्या 3 वाला क्वेश्चन? शायद बना सकते हो, चलो देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, in a survey of 25 students, it was found that 15 likes mathematics, 15 likes mathematics, 12 likes physics, and 11 like chemistry. लिख लिया? 5 likes both mathematics and chemistry, 9 likes mathematics and physics, and 4 like physics and chemistry. And 3 of them like all 3 subjects. Full stop. तो ये क्वेश्चन आता है, सर्वे का क्वेश्चन है कि पीसीएम जब बच्चे ऑप्ट करते तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? जब तीनों पढ़ना चालू कर दे तब एक क्वेश्चन है। जैसे मेरे को केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आता था, ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ्स ही अच्छा लगता था। चलो नेक्स्ट, यहां तक हो गया, सबने लिख लिया? अब बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैड टेकन दैट लाइक्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक, ऑप्शन ए है ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री, सेकेंड है ओनली मैथ्स, थर्ड है ओनली फिजिक्स, लिख लिया? फोर्थ है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिफ्थ है फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, सिक्स्थ है ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, सेवेंथ है एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, और लास्ट है none of the subjects. लास्ट वाले में एक आ रहा है, कितना आ रहा है? चलो ये क्वेश्चन जो है पूरा फंडामेंटल क्लियर कर देगा सेट का, काफी अच्छे सेंस में। थोड़ा सा डायग्राम और बेटर बनाना चाहिए, उसमें कॉमन इंटरसेक्शन आया कम आया है, बहुत अच्छा वो बना दिया, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे स्टार्ट करना चाहिए बता रहा हूं। सबसे पहले 3 इस तरीके के सेट ले लेने चाहिए, इस तरह से, है ना? इसको वेन डायग्राम से बनाना सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट ले लेना चाहिए, तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ओके। अब यूनिवर्सल सेट में टोटल काउंट कितना होना चाहिए, ये लिखा है कि सर्वे कितने लोगों पे किया गया, 25, है ना? अब एक एक की काउंटिंग देखते हैं, तो यहां पर, और उसको लिखते भी चलते, कैसे लिखना है, तो एन ऑफ यू लिख दो, एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट का काउंट कितना है, 25।
ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स का काउंट, मैथमेटिक्स का मतलब n ऑफ m, ये कितना है 15, फिजिक्स के है 12, n ऑफ p 12, फिर है केमिस्ट्री के 11, n ऑफ c, ये हो गया 11। यहां तक क्लियर हो गया। 5 like both mathematics and chemistry, m intersection c 5, 9 like maths and physics, और क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये कितना काउंट है 4, और वो जो 3 है उसका क्या मतलब हुआ, आखिरी आखिरी वाला जो 3 है ना, उसका क्या मतलब हुआ, जो तीनों लाइक करते हैं, मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये काउंट हो गया 3। ये समझ में आया, जो गिवन है अभी मैंने ये लिख दिया, अब बाकी जो पूछा उसको बाद में लिखेंगे। यहां तक क्लियर ना। अब इन सारी चीजों को वेन डायग्राम में प्लेस करते हैं। तो जब भी वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सबसे कॉमन रीजन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कॉमन रीजन कौन सा है इसमें, तो उसके पहले ना मैं इसमें मार्किंग कर देता हूं, उसको मैथ्स ले लेता हूं, उसको फिजिक्स ले लेता हूं, उसको केमिस्ट्री ले लेता हूं। ठीक है, कॉमन मतलब तीनों में जो आ रहा हो, तो वो काउंट कितना है 3। वेन डायग्राम में ये काउंट कहां पर आ रहा है, इस जगह पे। क्या ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इस चीज को प्लेस करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आते हैं इस पे कि भाई मैथ्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 4, है ना। तो मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया कौन सा है, देखो मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉमन ये है, सॉरी ये है मैथ्स और केमिस्ट्री, ये है ना, मैथ्स और केमिस्ट्री का ये आ गया कॉमन। तो उसमें कितने हैं 4 है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला काउंट कितना आ जाएगा 4। क्या ये क्लियर हो गया। नहीं, मैं तो सही मार किया, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स ऊपर, ये केमिस्ट्री है, ये 4 का काउंट। अच्छा, मैं गलत लिखा क्या, ये अच्छा मैं 2 बार एक ही चीज लिख दिया, ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, सॉरी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये जो 4 है ये कहां पर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब यहां पर आएगा। क्या ये क्लियर हो गया। हम्म, ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, 9 लाइक्स मैथ्स एंड फिजिक्स। एक मिनट मैं गलत कर रहा हूं लग रहा है मुझे, यहां पर 1 आएगा, सॉरी, यहां पर जो है ना 1 आएगा। यहां 1 क्यों आएगा समझ में आया क्या, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन कितना है 4 है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन में ये 3 ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, तब टोटल मिला के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन कितना आ जाएगा 4। क्या ये समझ में आया। फिर उसके बाद ये मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो यहां पर ये मैथ्स एंड फिजिक्स मतलब ये पूरा, जिसमें 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर काउंटिंग में कितना आ जाएगा 6। क्या ये क्लियर हो गया। फिर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ये काउंट कितना है 5, जिसमें 3 यहां पर आ चुका है, मतलब ये काउंट कितना हो जाएगा 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आते हैं कि भाई केमिस्ट्री वाले कितने हैं टोटल, वैसे देखा जाए तो 11। 11 में से ये सबको माइनस कर दो तो ओनली केमिस्ट्री बच जाएगा, तो ये काउंट कितना आ जाएगा 5। फिर उसके बाद फिजिक्स वाले हैं 12, तो 12 में से इन काउंट्स को हटा दो, 10 हटा दो, तो मतलब यहां पर कितना बच जाएगा 2। क्या ये क्लियर हो गया। फिर मैथ्स वाले हैं 15,
तो 15 में से इन काउंट्स को हटा दो, 11 हटा दो, मतलब कितने हो जाएंगे 4। क्या ये समझ में आ गया? और जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो नहीं, कितना आ रहा है पहले करके बताओ, कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। तो अभी भी 2 बच्चे बच गए हैं जो कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं करते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? ओनली केमिस्ट्री, तो क्या आंसर होगा? 5। सेकेंड क्या पूछा है? ओनली मैथ्स, कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्या पूछा है? ओनली फिजिक्स, 2। नेक्स्ट क्या है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, कितना है बता काउंट? एक ही है। नेक्स्ट, फिजिक्स मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, देखो यही वाले ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ये बताओ क्या होगा? इलेवन। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब 4 + 2 + 5, समझ में आ गया? नेक्स्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, 23। कम से कम कोई भी एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मतलब, हाँ ठीक है। क्या ये क्लियर? और लास्ट वही, लास्ट ये पूछा ना, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। हाँ 2। अब एक सेकेंड, ये तो तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया, बट मुझे क्या ना यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिखवाना है। ये वेन डायग्राम से भी होता है इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से भी होता है, तो फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है। फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी is equals to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of B intersection C minus n of C intersection A, C intersection A plus n of A intersection B intersection C। मैं एक बार सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, चेक एक बार कर लेता हूं। 15 + 12 + 11, तो ये कितना हो जाएगा? 27 + 11 37 माइनस 5 + 9 9, और ये हो जाएगा 9 + 9 18 माइनस 18 प्लस ये हो जाएगा 3 15। हाँ सही है, एक बार चेक करो तो। 37 माइनस, गलत आ रहा है क्या काउंट? 15 38 होगा ना ये ऐड करने पे? हाँ 38 होगा। 38 - 15 मतलब कितना आ रहा है? 23। हाँ 23 सही आ रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करता इसलिए भूल जाता हूँ। तो ये समझ में है ना फॉर्मूले का क्या मतलब हुआ? तीनों का एडिशन करना है, देन उसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को क्या करना है? माइनस करना है, और फाइनली जो कंबाइंड इंटरसेक्शन है उसको क्या कर रहे हैं ना इसमें ऐड। ये कभी कभी यूज हो सकता है, इसलिए याद रखना है इसको। बाकी वेन डायग्राम सबसे बेस्ट है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बताओ तुम लोगों के क्या क्या डाउट्स बचे थे, ऐसे क्या क्या डाउट्स? हाँ ये एन ऑफ वाले क्वेश्चन ना, इस टाइप के, अब क्लियर हो गए ना? तो उसको कंप्लीट कर लेना, वो अच्छे क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव में और सब्जेक्टिव में दोनों पॉइंट ऑफ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आज मैं फिर यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग भी अपनी बुक लाया करना, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं।